पूछो तो डीएम साहब के ऑर्डर पे सब ये हुआ है। डीएम साहब अपने ऑफिस में बैठ के फाइनल कर सकते हैं कि वहाँ उन्होंने देखा यहाँ आके क्या हुआ। हमसे पूछते, गांव वालों से पूछते सबसे कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, कि किस बिना पे दीवार गिराई, किसने गिराई, तब उन्हें बताया जाता कि किसने गिराई दीवार। यूपी सरकार की दलील है कि दीवार गिराने से यहाँ का माहौल बिगड़ सकता था, इसलिए दुर्गा को निलंबित किया गया। लेकिन यूपी सरकार के उलट कादलपुर गांव के लोगों ने धार्मिक सद्भाव बिगड़ने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस धार्मिक स्थल का निर्माण गांव के सभी धर्मों के लोगों की सहमति से हो रहा था, लिहाजा दंगा भड़कने की स्थिति नहीं थी। बात नहीं थी हिंदू मुस्लिम वाली, तो कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान तो सब मिलजुल के काम करते हैं। हाँ, हालांकि बगैर नोटिस दिए दीवार गिराने की कार्रवाई पर गांव वाले जरूर नाराज हैं। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने दुर्गा शक्ति नागपाल से मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्हें मोहलत नहीं मिली। उनका यह भी आरोप है कि मिन्नतें करने के बावजूद भी नागपाल ने ये कदम उठाए। एसडीएम साहब जब यहाँ आई थी तो एसडीएम साहब ने मीटिंग ली थी गांव के 4-6 लोग बुला के। तो सब लोगों ने मैं एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करी थी, एसडीएम साहब हमें कम से कम 10-15 दिन का मौका दिया जाए और जो कार्य है ये यहीं कहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना और पुलिस फोर्स को ऑर्डर दिया, पुलिस फोर्स ने जाके दीवार गिरा दी। गांव वाले नागपाल के निलंबन को सही मानते हैं। ऐसे में अब डीएम की रिपोर्ट से उलट गांव वालों के बयान से मामला और ज्यादा उलझ गया। न वो अवैध खनन माफिया से डरी, न किसी की सिफारिश मानी, लेकिन जब धार्मिक स्थल की दीवार गिरी तो उसके नीचे दुर्गा शक्ति नागपाल की शक्ति भी दब गई। इस देश में धर्म जब सरकार बना सकता है, बिगाड़ सकता है, तो आखिर दुर्गा शक्ति नागपाल भी सस्पेंड क्यों ना होती। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दास के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। और इसे कहते हैं पल पल बदलती राजनीति का सरमाया। दोपहर तक गांव वाले कोई और भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, शाम होते होते जब तक ये रिपोर्ट फाइल की गई आपने देखा इसमें भाषा किस तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। खैरनार साहब, ये बताइए कि धार्मिक स्थल एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरीके से बालू माफिया के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई चल रही थी और जो नाम कमा रही थी दुर्गा, जो कि दरअसल एक बहुत ही उभरती हुई आईएएस अधिकारी थी, हाल फिलहाल ही उनकी बहाली हुई थी, इस तरह की कार्रवाई अगर राज्य सरकारें करती रहेंगी तो फिर क्या होगा? माफ कीजिएगा खैरनार साहब, मैं अब थोड़ी सी क्षमा चाहता हूं आपसे। तूफानी सरोज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। तूफानी सरोज साहब, जरा ये बताइए कि क्या आपकी सरकार में ईमानदारी के लिए कोई जगह है? बिल्कुल जगह ईमानदारी के लिए है, क्यों नहीं जगह है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री के जो समझ में आया उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने अपना ट्रांसफर किया, पोस्टिंग किया, उसमें इतना बड़ा तूल, इतनी बड़ी बात बनाने की बतंगड़ की क्या जरूरत किसी को। हर पब्लिक है, जनता से पूछ करके मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। उनके समझ में आया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है हमको, तो अपना उन्होंने ट्रांसफर किया, पोस्टिंग किया, तो इसके लिए इतनी बड़ी बात बताने की क्या जरूरत है। तूफानी सरोज साहब, बस इतना बता दीजिए कि मंदिर मस्जिद विवाद एक अलग बात है, ये अधिकारी सैंड माफिया, जो बालू के माफिया हैं, जिस तरीके से तमाम डंपर और तमाम चीजें तो बेवजह जोड़ा जा रहा है। नहीं, जोड़ा नहीं जा रहा है, जरा सुनिए तो सही। बेवजह जोड़ा जा रहा है। बुनियादी चीज तो ये थी, हमें ठीक चलिए, बालू माफिया की बात है, ये बातें हैं जो है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, किसको डीएम रखना है, किसको नहीं रखना है, उनका अपना है। इसके बारे में इतनी तूल पकड़ा के बात करना क्या जरूरत है जो है। आप बताइए कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में भी लोग आक्रमण करेंगे। नहीं, जरा ये बता दीजिए, आप लोग जो टीवी चैनल चला रहे हो, देखते हैं, बक्ता रख दिए हो, और ये जो है मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, गलत कर दिया। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल यही बना सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री जी को यह अधिकार है कि किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, इसमें उनके अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन तूफानी सरोज साहब, सवाल यहां पर सिर्फ ये उठाया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करता है और उसके बाद यह कहा जाता है कि धार्मिक स्थल के तथाकथित तौर पर स्थिति पैदा होने से तथाकथित तौर पर वहां पर दंगा हो जाएगा, तो तथाकथित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, ये तो गलत है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, सब आप लोग दिमाग की उपज है। अच्छा चलिए, तो आप उसी जिले के, ऐसी कोई बातें नहीं। चलिए हमारे त्योहार नहीं, सुनिए ना, जरा ये बताइए, हमारे दिमाग की उपज है, भाईचारा कायम रहे, किसी तरह के जो है उन्माद न हो जी, इसके लिए उनका जो है। चलिए, तो हम सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि उसी जिले के डीएम की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया, सुनिए ना, जरा ये बताइए, हमारे दिमाग की उपज है, भाईचारा कायम रहे, किसी तरह के जो है उन्माद न हो जी, इसके लिए उनका जो है। चलिए, तो हम सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि उसी जिले के डीएम की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि कोई भी धार्मिक उन्माद की स्थिति नहीं है, ये एसडीएम है, उनके मातहत काम कर रही थी,
उस डीएम का ये रिपोर्ट जो है सारी डिटेल इतना डिटेल्स ले जाएंगे, मैंने एक ही लाइन कह दिया, ये मुख्यमंत्री नहीं, के डिटेल विशेषाधिकार यही तो बात है, आप लोग किसी डिटेल को पर हटा बात नहीं सकते हैं, करना किसी को चाहते। रख सकते हैं। जिस इतनी बड़ी जो है कि बिल्कुल बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि इसे एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। तूफानी सरोज साहब, इसे एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि एक मस्जिद की तथाकथित दीवार, वो बाउंड्री वॉल है, मस्जिद नहीं है, बाउंड्री वॉल है, सिर्फ एक प्लॉट पर बाउंड्री वॉल है। उस बाउंड्री वॉल को अगर मान लीजिए सरकारी आदेश के तहत गिरा दिया गया तो क्या इससे दंगे भड़क जाएंगे? 27 दंगे पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। उसे रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, बताइए। अब आपकी बात जो है मैं सीधे जानता हूँ, मुख्यमंत्री को प्रदेश चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो उनके समझ में उन्होंने किया, उसके अधिकार में, उनके अधिकार क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण, किसी तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चलिए बस मुझे यह बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में 27 दंगे हुए हैं कई जगहों पर, उसके लिए उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में 27 दंगे हुए हैं कई जगहों पर और कई हिंसा भी हुई है। लखनऊ में अभी 3 दिन पहले ही हिंसा हुई है। क्या उसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसी भी अधिकारी को डिसमिस किया, ट्रांसफर किया? नहीं, क्यों नहीं आया? तमाम जहाँ पे जो दोषी पाएंगे उनको हटाया गया। बता दीजिए ना, एक नमूना बता दीजिए। तमाम कार्रवाई की गई, जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो यही तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। आप बताइए ना, उन 27 दंगों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? नहीं, क्यों नहीं किया? बगैर राज्य सरकार के रोके ही दंगा रुका। अगर कहीं दंगा हुआ, अभी पहले तो दंगा कहीं हुआ जिस तरह 27 दिन बता रहे हैं जी, ऐसा कहीं 27 दंगा ज्यादा। आप तो ये भी कह सकते हैं कि परसों, आप तो ये भी कह सकते हैं कि परसों लखनऊ में जो हिंसक हुए, वारदात होती तो उसको आप दंगे में ले लेते हो। आप जरा ये बता दीजिए ना, लखनऊ में ये तो 27 दंगा ही तो आपके रिकॉर्ड में। नदीम जी, आप लखनऊ से हैं, लखनऊ में अभी जो हिंसा हुई है उसे आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री ने हो गई, हिंसा हो गई। अब दो बीचों में, दो बिरादरी, दो वर्ग के बीच में झगड़ा हो जाए। तूफानी सरोज जी, अभी नदीम जी हमारे साथ मौजूद हैं, विधायक हैं लखनऊ से ही, खुद आप ही को बताएंगे। अभी बताइए साहब। राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोलते हुए खुद कहा कि उत्तर प्रदेश में 27 दंगे हुए। प्रतापगढ़ में जो राज्य के मंत्री थे, अब तो बड़ी, शायद आपने जैसा बताया कि डीएसपी के ऊपर हमला किया गया और डीएसपी को मार दिया गया जी, पुलिस के एक अधिकारी को। इलाहाबाद में एक दरोगा को सरेआम लोगों ने दौड़ा के मार डाला। जिस तरह से पूरा प्रशासन, 27 दंगे तो हुए, पुलिस के लोगों पे हमला हुआ, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं और जो जेन्युइन लोग हैं उनको हाशिए पे डाला जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बात बहुत साफ है, ये सरकार पूरी तरह से, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी में और अधिकारियों के बीच में अपनी पैठ को स्थापित करना चाहती है, और जो लोग उसके इशारे पर या उनके लोगों के इशारे पर, खासतौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इशारे पर काम नहीं करते हैं, उनको पूरी तरह से टारगेट किया जाता है। तूफानी सरोज साहब, एक छोटा जवाब दे दीजिए बस। ऐसा लगता है कि तूफानी सरोज साहब फिलहाल हमारे साथ नहीं है, शायद मैंने बोला नेटवर्किंग प्रॉब्लम है। जी जरा, जी आप बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही तो मुझे लगा शायद आप नहीं है। नहीं, नेटवर्क कम है ना, यहाँ बीएसएनएल के प्रॉब्लम, गाँव में बैठा हूँ। जी बताइए सर। क्या बताना है? यही बताइए ना, तमाम बातें हो रही है। अभी परसों लखनऊ में ही जो हिंसा हुई है वो भी सांप्रदायिक हिंसा थी। झगड़ा हुआ। अब आपने प्रतापगढ़ के बाद क्या डिप्टी एसपी गया रात में, वहाँ जो है मान लीजिए कि ग्रामीण 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, प्रधान मारा गया, तो उसमें आक्रोश जो भीड़ का जो है रुख हमेशा हिंसात्मक होता है जी। तब हिंसा उसमें भीड़ ने उग्र हो गई। अब वहाँ क्या घटना करके उसका दंगा जो ले रहे हैं। नहीं, उसको हमने दंगा नहीं कहा, उसको हमने दंगा नहीं कहा। देखिए, आपकी सरकार ही कह रही है कि पिछले एक साल में 27 दंगे हुए थे। चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर दंगे को दंगा थोड़ी माना जाता है, जहाँ चलिए हो जाओ दंगा हो गया। भाई साहब, बस एक मोटी बात हमें बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ये प्रेरोगेटिव है, जो चाहे वो कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर सिर्फ ये खड़ा होता है, मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि जो भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहा है, वो अपना वो करेंगे। उसमें हम कोई भी उसमें हस्तक्षेप करना, उसके बारे में बहुत ज्यादा एनालिसिस करना ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खेरनार साहब, जो हम सवाल आपके सामने लेकर आए थे, इसी तरह की दलीलें दी जाती हैं जब किसी अधिकारी का मुंह बंद करना होता है, और ये चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। आप शायद इसे बखूबी जानते होंगे। क्या कहते हैं आप? ये इनको जो ईमानदार अधिकारी है या आमतौर पर अधिकारी है, उनकी नैतिकता को खत्म करना है और इनको गुंडों का राज चलाना है। वैसे भी अखिलेश के पिता ने क्या किया, इतना साल तक गुंडों का ही राज चलाया। तो अखिलेश से अपेक्षा थी
कि वो सही मायने में जनता का सेवक करके काम करेगा। लेकिन देखो ये जो नेता बोल रहे हैं वो बोल रहे कि जो मुख्यमंत्री करेगा उनके विवेक पर होता है। मुख्यमंत्री को कोई यहाँ डिक्टेटर नहीं है कि वो अपने मन से चलाएंगे, उनको विवेक का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब जो भी वो विवेक का, इनको भी विवेक नहीं है और वो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। ये विवेक इनको नहीं है तो इनके मुख्यमंत्री को क्या विवेक रहेगा? ये पूरी सरकार ही ऐसी है। वैसे देखा जाए तो पूरे देश भर में जो ईमानदार अधिकारी है उनकी बहुत ही मुश्किल है। मैं अगर मेरा उदाहरण मैं दूं तो ये 1985 साल में मैंने कई ऐसे धार्मिक स्थल रोड पर थे और उड़ाए हैं। कभी कहीं भी दंगली नहीं हुई। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की जब लड़के की हॉटेल तोड़ी तो मुख्यमंत्री के हॉटेल तोड़ने के कारण वो इतने खपा हो गए। महाराष्ट्र के बाला साहेब ठाकरे करके शिवसेना प्रमुख थे, उनको उसने बुलाया और कहा कि ये निचले जाति का आदमी है, ये दंगा करना चाहता है, इसको मारना आवश्यक है। तो मैं आपको ठेका देता हूं इसको मारने का। अगर यदि आप नहीं मारते हैं तो तुम्हारी शिवसेना पार्टी मैं खत्म कर दूंगा। ठाकरे ने मुझे घर बुलाकर बोला, खैरनार अभी मैं क्या करूं, मुझे मेरी पार्टी बचानी है, इसलिए आपको मैं मारने जा रहा हूं। बाद में रिवाल्वर का हमला होता है, गोली चलती है। ये हमारे राजनेता का चरित्र। महाराष्ट्र जो पूरे देश में अग्रणी राज्य माना जाता है, वहाँ ये स्थिति है। हमारी मुंबई जो पूरी देश की एक आर्थिक कैपिटल है, उस मुंबई में ये घट रहा है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार का तो नाम ही छोड़ो, वो क्या करते हैं। बिल्कुल केरनार साहब, यही उतने वो उत्तेजन देते हैं और उनकी सहायता से सरकार चलाना चाहती है। बिल्कुल यही सवाल हम भी आज उठाना चाहते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी नदी में से पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, क्या आपको लगता है कि स्थिति में सुधार होगा? आप जैसे नौजवानों पर ही आज कहीं ना कहीं देश की दारोमदार टिका है। देखिए, बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन एक बहुत अब मैं एक ट्विस्ट देख रहा हूं समाजवादी पार्टी का और उनके मुख्यमंत्री की तरफ से, चूंकि 2 दिन रिएक्शन नहीं है भैया, एक ट्विस्ट है। उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा इंसिडेंट है ये मस्जिद को लेके। मुझे लगता है कि अब वो एक पॉलिटिकल गेम प्लान शुरू हो गया है कि इसको थोड़ा सा पोलराइज करो और जो उनका वोट बैंक है, खासतौर से माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको ये कहिए कि हम आपकी लड़ाई, आपकी इमोशंस की लड़ाई, आपके जज्बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ट्विस्ट देने की कोशिश इस पूरी लड़ाई को, पर भी राजनीतिक रोटियां। हाँ, लेकिन एक बात बहुत साफ है, आज मीडिया का बड़ा भारी रोल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। और मैं समझता हूं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 दशक पहले जो हालात थे और जिसका फायदा काफी हद तक समाजवादी को मिला, वो शायद अब वह हालात नहीं रहेंगे। अब तो मिनट पे आप जैसे लोगों की निगाह है और इसका मतलब बहुत साफ है कि अब इस तरह के लोग बच नहीं पाएंगे। उम्मीद तो यही है, हमारे देश में ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है। केरनार साहब उसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पर हम सबों के सामने रहे। बचपन से इनकी बातें हम सुनते चले आए हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ईमानदारी की एक बहुत बड़ी कीमत ऐसे अफसरों को उठानी पड़ती है। केरनार साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, और नदीम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर अखिलेश सरकार या देश की कोई भी सरकार इसी तरीके से ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती रही तो हर अफसर को नौकरी ज्वाइन करते समय सोचना पड़ेगा कि क्या मैं राजनेताओं का चमचा बनना पसंद करूंगा या मुश्किल भरे ईमानदारी के रास्ते पर चलना पसंद करूंगा। बहुत बड़ा सवाल रहेगा ये। क्वेश्चन फिलहाल इतना ही, वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।